में मील का पत्थर साबित होगा। कृपया जोरदार तालियों के साथ इस महाकुंभ का स्वागत करें। रावल साहब, इतने विलक्षण प्रतिभाओं के धनी हमारे आज के अतिथियों का आपने संक्षेप में परिचय देकर वाकई में गागर में सागर भरने का कार्य किया है। आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम की परिकल्पना से लेकर आज इस मूर्त रूप तक पहुंचने का कार्य कैसे संपन्न हुआ, इसकी प्रस्तावना हेतु मैं डॉक्टर निशांत जी खरे, जो कि आयोजन समिति के सदस्य भी हैं, को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और इस कार्यक्रम की औपचारिक प्रस्तावना प्रस्तुत करें। आज के इस चिंतन यज्ञ में दिल्ली से पधारे हमारे मुख्य वक्ता श्री राकेश सिन्हा जी, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एयर मार्शल श्री जयंत आपटे जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मनोज फडणवीस जी, आयोजन समिति की ओर से विराजमान ईश्वर हिंदुजा जी, एवं इस सभागृह में उपस्थित इंदौर शहर के समस्त जागरूक नागरिक। ये चिंतन यज्ञ की जब योजना बनी तो पिछले साल की कार्यक्रम के सफलता के आधार पर पहली चर्चा जो थी वो संख्या की थी। 3000, 5000, 7000 ऐसे कई आंकड़े जो थे वो ध्यान में आ रहे थे। तब एक ऐसा विचार आया कि क्या ऐसा हो सकता है कि 1000 ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए जो कई लाखों को संचालित करने की क्षमता रखते हों। इस विचार से प्रेरित होकर कार्यकर्ताओं की टोली बनी। 130 कार्यकर्ताओं की टीम ने इस तरीके से नामों पर विचार करना प्रारंभ करा। हर क्षेत्र के नामों का विचार करने में कुछ चीजें तय थी। व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो अपने हित के अलावा देश और समाज के हित की भी चिंता करता हो, देश और समाज के हित के लिए भी अभिव्यक्ति व्यक्त करता हो। व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसका कि अपना प्रभाव क्षेत्र हो, जिसके कहने की समाज सुनता हो, जिसके करने का समाज अनुसरण करता हो, और ऐसे नामों को सूचीबद्ध किया गया। कार्यकर्ताओं की उसी टीम ने फिर आप जैसे सभी सुधी श्रोताओं को एक एक कर व्यक्तिगत निमंत्रण देना प्रारंभ करा। आज मेरी जगह अगर किसी भी व्यक्ति को यहां खड़ा कर दिया जाए जो इस शहर या क्षेत्र को जानता है, तो वो इस सभागृह में उपस्थित जनसमूह को देखकर स्वयं ही कह देगा कि ये वो लोग हैं जो पूरे मालवा की दिशा और दशा तय करते हैं। पर विषय सिर्फ संख्या का नहीं है। विषय सिर्फ इतना नहीं था कि संख्या कितनी और किसकी होनी चाहिए। ज्यादा बड़ा विषय शायद यह भी है कि लगातार वर्षानुसार चलने वाले इस चिंतन यज्ञ की आवश्यकता है भी कि नहीं। और विषय यह भी है कि अगर इस चिंतन यज्ञ की आवश्यकता है तो इसमें आपकी अपनी आहुति देने की आवश्यकता है कि नहीं। तो इस देश का पिछले 70 वर्षों का इतिहास और विशेषतः पिछले 3 साल का घटनाक्रम देखें तो विषय आपको स्पष्ट हो जाएगा, जवाब आपको स्वयं मिल जाएगा। सन 2014 का लोकसभा चुनाव कई मायनों में मील का पत्थर था। मील का पत्थर इसलिए नहीं कि किसी पार्टी की सरकार बन गई, मील का पत्थर इसलिए भी नहीं कि कोई व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन गया, बल्कि मील का पत्थर इसलिए कि आजादी के बाद इतिहास में पहली बार कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर मणिपुर और नागालैंड तक हर व्यक्ति ने सिर्फ राष्ट्रहित का ध्यान कर मतदान करा। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्य जहां यह माना जाता था कि सिर्फ जाति के समीकरण के आधार पर ही हार और जीत का फैसला होता है, वहां भी ये सारे समीकरण धाराशायी हो गए। बड़े बड़े राजनीतिक पंडित, बड़े बड़े विश्लेषक, प्राइम टाइम टीवी पर रहने वाले बड़े बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट ने बैठकर कारण ढूंढा, पर कारण एक ही था। और कारण यह कि देश की चिंता करने वाला लेकिन अपनी 4 दीवारी में कैद ये बुद्धिजीवी भारतीय अब सड़कों पर था। और इस बेचारे बुद्धिजीवी ने तय कर लिया था कि अब मेरा देश कैसा चलेगा और उसे कौन चलाएगा, ये कोई और नहीं, ये मैं तय करूंगा। जरा सोचिए उन लोगों पर क्या बीती होगी।
ऐसे लोग जिनकी की दुकानें सिर्फ जाति के समीकरण पर, जाति के गणित पर, तुष्टीकरण पर और इन चीजों पर चलती थी। ऐसे लोग जो कि ये मानते थे कि चुनाव जीतने के लिए काम नहीं करना पड़ता, सिर्फ मैनेजमेंट करना पड़ता है, उन पर क्या बीती होगी? क्या बीती होगी उन पर यह देखकर कि टैक्स भरने वाला ये सामान्य भारतीय, जिसे उन्होंने बरसों काले और सफेद के चक्कर में उलझा रखा था, ऐसा मरीजों की भीड़ से जूझने वाला ये डॉक्टर, न्याय की गुहार लगाने वाला ये वकील, मार्च में अंकों के गणित से संघर्ष करने वाला ये चार्टर्ड अकाउंटेंट अब सड़क पर उतरकर देश के लिए संघर्ष करने को तैयार है। क्या बीतती होगी उन पर यह देखकर कि भत्तों और खैरातों से जनमत खरीदने का विचार करने वाले लोगों पर क्या बीतती होगी यह देखकर कि दुकानों और व्यापारों में सिर्फ मुनाफे की चिंता करने वाला यह व्यापारी अब देश के लिए नुकसान उठाने को तैयार है। इस देश का इतिहास जिन लोगों ने हमें भुला दिया, उन लोगों वो कितने भयाक्रांत हो जाते होंगे यह देखकर कि स्कूल में पढ़ाने वाला यह शिक्षक, कॉलेज में पढ़ाने वाला यह प्राध्यापक अब गरीब मास्टर नहीं है, वो ये जानता है कि इस देश के भविष्य का निर्माण करने वाली पीढ़ी को वो गढ़ता है। व्यवस्थाओं ने हमें सड़क, बिजली, पानी, रोटी, कपड़ा, मकान, इस सब में उलझाकर कुछ करने और कुछ सोचने लायक नहीं छोड़ा था, पर उन व्यवस्थाओं को अब यह सामान्य भारतीय प्रश्न करने लगा है, उन व्यवस्थाओं से अब यह सामान्य भारतीय लड़ने लगा है, और अगर आवश्यकता पड़े तो यह सामान्य भारतीय सिर्फ एक उंगली के प्रयोग से बड़ी व्यवस्था को जड़ से उखाड़ कर फेंक सकता है। यह चिंतन यज्ञ आवश्यक है क्योंकि यह क्रांति की शुरुआत मात्र है, यह क्रांति का अंत नहीं है। यह चिंतन यज्ञ आवश्यक है क्योंकि यह क्रम टूटना नहीं चाहिए, यह सक्रियता बंद नहीं होनी चाहिए। यह चिंतन यज्ञ आवश्यक है क्योंकि जैसे भारत का हम निर्माण करना चाहते हैं, उसके लिए सिर्फ यही और सिर्फ चिंतन ही एकमात्र प्रक्रिया है, और आप सबका इसमें सामूहिक रूप से उपस्थित होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि सिर्फ आप जैसे लोग, ये चाणक्य जैसे शिक्षक, ये महात्मा गांधी और बाबा अंबेडकर सरी के वकील और ये डॉक्टर हेडगेवार सरी के डॉक्टर अगर सामूहिक प्रयत्न करने की ठान लें तो इस देश का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का नक्शा बदल सकते हैं। वंदे मातरम। धन्यवाद निशान जी। कार्यक्रम की रूपरेखा और उसकी आवश्यकता महसूस होने के बाद निश्चित ही उस कार्यक्रम की सारगर्भिता श्रोताओं को मालूम पड़ती है। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रिटायर्ड एयर मार्शल जयंत जी आप्टे को कि वे आएं और अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। कृपया जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय श्री मनोज जी, मुख्य अतिथि माननीय श्री जयंत आप्टे जी, डॉक्टर हेडगेवार स्मारक समिति के अध्यक्ष श्री ईश्वर हिंदुजा जी, डॉक्टर निशांत खरे जी, सभागार में उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, इस सभागार में मेरे सामने कई आध्यात्मिक जगत के सन्यासी बैठे हुए हैं। इनकी उपस्थिति इस बात का आभास कराती है कि हम जो भी बोलें वह मर्यादा में बोलें। मैं इन सभी आध्यात्मिक पुरुषों को नमन करता हूं। मित्रों, यहां बात शुरू हुई कि इस देश में नारे लग रहे हैं। मैं एक दिन सोच रहा था कि ये आजादी आजादी के नारे लगाने वाले कौन हैं, तो मेरे मन में आया कि हम तो ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल्स में विश्वास करते हैं कि आत्मा कभी मरती नहीं है, एक शरीर से दूसरे शरीर को धारण करती है। तो ये नारा लगाने वाले लोग वे हैं जो पश्चाताप कर रहे हैं, जिन्होंने 1942 के आंदोलन में आजादी का नारा नहीं लगाया, वे आजादी का नारा लगा रहे हैं। वे भूल गए कि ये 42 नहीं 2017 है। जिन्होंने 1942 के आंदोलन में अंग्रेजों का पिट्ठू बनकर उनका साथ दिया था, आपको मालूम है या नहीं, अभी मैं दिल्ली के तीन मूर्ति लाइब्रेरी में एक वामपंथी का
मौखिक इतिहास पढ़ रहा था, ओरल हिस्ट्री। मैं दंग रह गया, ये कितने दूरदर्शी लोग हैं। अभी आईपीएल का मैच होता है तो एक चीयर गर्ल्स का कंसेप्ट आया है, जिसमें लड़कियां आती हैं और चीयर करती हैं। आपको मालूम है जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ने 1942, उस समय मैं कह रहा हूं 39 में युद्ध शुरू हुआ और 40-41 में भारत के कम्युनिस्ट पार्टी ने चीयर गर्ल्स की टीम बनाकर अंग्रेजों की सेना को प्रोत्साहित करने के लिए बॉर्डर पर भेजा था। यही सी चरित्र के लोग आज आजादी आजादी के नारे लगा रहे हैं। इनके इतिहास को देखने के बाद कहीं पर भी कोई आश्चर्य नहीं होता ये कौन है। मैं अभी एक चैनल पर बैठा हुआ था, मैंने उनसे पूछा कि आपकी पार्टी का गठन कैसे हुआ, जरा बता तो दीजिए। ये सीताराम येचुरी जी, जिनकी पार्टी का नाम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है, बहुत से नई पीढ़ी के लोग हैं जिनको जानकारी नहीं होगी। इस सभागार में बैठे हुए लोगों को तो मालूम है कि 62 में भारत पर किसने आक्रमण किया। भारत ने चीन पर आक्रमण किया या चीन ने भारत पर आक्रमण किया। लेकिन इस देश में कुछ ऐसे भी लोग थे जो पार्टी के भीतर ही जंग लड़ रहे थे कि भारत ही चीन पर आक्रमण कर रहा है। भारत के कम्युनिस्ट पार्टी में एक ऐसा तबका था जिसमें ज्योति बसु थे, ईएमएस नंबूदरी-पाद थे, बीटी राणा दिवे थे, सीताराम येचुरी और प्रकाश कारत के जितने वैचारिक फोर फादर्स थे, सब थे जो कह रहे थे कि भारत चीन पर आक्रमण कर रहा है। चीन तो आक्रमण कर ही नहीं सकता है, वो तो कम्युनिस्ट देश है। मैं उन पर ज्यादा समय खर्च नहीं करूंगा। ऐसे वाहियात लोगों के लिए हमारे पास न समय है न ऊर्जा है। मैं एक व्यक्ति को उद्धृत करके इनके चैप्टर को बंद करता हूं। ये कौन लोग हैं? इनको संघ से बहुत परेशानी है, इसलिए मैं परम पूज्य गुरु जी को उद्धृत नहीं करूंगा। इनको कांग्रेस से बहुत प्रेम है, इसलिए मैं कांग्रेस को ही उद्धृत करूंगा। लाल बहादुर शास्त्री की सरकार में एक गृह मंत्री होते थे, उनका नाम था श्री गुलजारी लाल नंदा। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार कोई गृह मंत्री रेडियो पर आकर किसी एक खास विचारधारा के ऊपर राष्ट्र के नाम संदेश प्रसारित किया। वह विचारधारा थी एक कम्युनिस्टों की। 1 जनवरी 1965 को रेडियो में आकर राष्ट्र के नाम संदेश देते हुए गुलजारी लाल नंदा ने उनके बारे में जो पंक्ति कही, वो उस पंक्ति को मैं उद्धृत करता हूं। दे आर इंडियंस बट दे डोंट हैव लव एंड लॉयल्टी फॉर इंडिया। ये भारतीय हैं लेकिन भारत के प्रति ना इनमें प्रेम है ना सरोकार है। और उसी गुलजारी लाल नंदा ने, जो कांग्रेस के थे, लगभग इस देश के 1200 वामपंथियों को जेल में बंद कर दिया। ये जेल से बाहर कैसे आए? थोड़ा इनका इतिहास सुन लीजिए, फिर मैं आगे आता हूं। पहले मैंने सब खुदरा मामला निपटा लूं। ये 7 बड़े कम्युनिस्टों ने जेल से एक पत्र लिखा। किसको लिखा? सुबह शाम कहते हैं हिंदू सांप्रदायिकता, हिंदू सांप्रदायिकता। आरएसएस तो दूर, हिंदू महासभा, आरएसएस गाली देते हुए थकते नहीं है। अरे आरएसएस तो दूर, हिंदू महासभा नहीं होते सीताराम जी। मैं उनके लिए जी शब्द का उपयोग करता हूं, आप कारण समझ गए। वो सीता भी हैं, राम भी हैं। प्रकृति की अद्भुत महिमा है।
मां पिता को ज्ञान हो जाता है मेरा बेटा नास्तिक होने वाला है, तो कुछ तो कर दो, नाम लगा दो। एक बच्चा है काम कंस का कर रहा है, नाम कन्हैया है। ये जितने नास्तिक हैं सब हिंदू धर्म के श्रेष्ठ पुरुषों का नाम लेकर आए हुए, हम इनको मैं क्या कोसूं। जीवन के अंतिम समय में ये जब पश्चाताप करेंगे तब हमारा इनसे संवाद होगा। तो मैं आता हूं सीताराम जी के पार्टी के लोगों पे। इन्होंने एक पत्र लिखा। पत्र किसको लिखा? पश्चिम बंगाल से हिंदू महासभा के सांसद, सर्वोच्च न्यायालय के एडवोकेट श्री एनसी चटर्जी को। पत्र की पहली पंक्ति में उद्धृत करता हूं। हम सभी हाथ जोड़कर आपसे भीख मांगते हैं, दया की भीख मांगते हैं, सिर्फ आप ही हम सबको बचा सकते हैं। आप हमारा केस न्यायालय में ले जाएं और हमें इस जेल से मुक्त कराएं। और एनसी चटर्जी को दया आई। ये एनसी चटर्जी कौन थे? हिंदू महासभा के थे, जनसंघ से थे। उसके ऊपर उसके ही एवज में उन्होंने को कोर्ट का फीस कम्युनिस्टों ने अच्छा दिया। उनके पुत्र सोमनाथ चटर्जी को संसद भेज दिया, ये कोर्ट का फीस दिया और वे सब बाहर आ गए। इसलिए इन वामपंथियों से चिंता करने की जरूरत नहीं है। 700 साल का मुगल शासन और 200 साल का अंग्रेजों के शासन ने भारतीयता का बाल बाका नहीं कर पाया, तो ये मुट्ठी भर लोग क्या कर पाएंगे? ये तो थिएटर के लोग हैं, डफली लेकर सड़क पर निकलते हैं। इनको मालूम नहीं है कि ये दधीची और राणा प्रताप की भूमि है, ये वीर शिवाजी की भूमि है, जो साम्राज्यवाद को ललकारता है, साम्राज्यवाद को चकनाचूर करता है। ये डॉक्टर हेडगेवार की भूमि है, जो मरुभूमि में भी ऐसा पौधा उगाता है जो राष्ट्र नहीं सभ्यता के पुनर्निर्माण की एक कहानी रच देता है। मित्रों, जिनका चित्र हम देख रहे हैं वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो हमारे बीच विद्यमान हैं। जब हिंदुस्तान के लोग राष्ट्र की बात कर रहे थे तो डॉक्टर हेडगेवार ने कहा यह राष्ट्र नहीं, यह तो सभ्यता है। जिस दिन सभ्यता का पुनरुत्थान होगा उस दिन इस राष्ट्र का निर्माण स्वयं हो जाएगा। यह भारतीय राष्ट्र एक सभ्यता और संस्कृति को अपने गर्भ में समाये हुए है। इस गर्भ से उस सभ्यता का पुनर्जन्म होना है और यह पुनर्जन्म राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हाथों से ही हो रहा है। यह यात्रा एक सभ्यता के निर्माण की यात्रा है। यह यात्रा किसी सत्ता परिवर्तन, सामान्य व्यवस्था परिवर्तन की यात्रा नहीं है। इसलिए इसकी मंजिल किसी को दिखाई नहीं पड़ती है। इसकी यात्रा कहां तक पहुंचेगी किसी को पता नहीं है। इसके सभी पथिकों से पूछिए आप किस उद्देश्य से काम कर रहे हैं? कहते कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कर रहे हैं। कब तक करेंगे? कर रहे हैं। यह निरंतरता, यह भाव उपभोक्तावाद के युग में इतनी श्रेष्ठता, इतना संयम, इतना त्याग, इतना परिश्रम इस आंदोलन का देन है। इस देश में एक प्रधानमंत्री हुए, समाजवादी प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी। प्रधानमंत्री बनने के बाद उनसे एक वरिष्ठ पत्रकार श्री राम बहादुर राय जी ने साक्षात्कार किया। उनसे पूछा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद आपको क्या कुछ नई चीजें दिखाई पड़ी जो प्रधानमंत्री नहीं बनते हुए दिखाई पड़ रहा है? उन्होंने कहा मेरी एक धारणा टूट गई।
जीवन भर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को मैं कोसता रहा। यह देश आज बचा हुआ तो दो चीजों के कारण, भारत की सेना और दूसरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। यद्यपि संघ को किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, लेकिन यह उनकी अनुभूति थी। मित्रों, किसी समाज का विकास तब होता है जब उस समाज में बौद्धिकता को श्रेष्ठ स्थान प्राप्त होता है। जिस समाज ने भौतिकता को महत्व दिया, वह समाज अपनी ही विकृतियों और विरोधाभासों के कारण समाप्त हो गया। बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। इतिहास जो लोग पढ़े हैं, जो नहीं पढ़े हैं, वे भी जानते हैं। एक रोमन साम्राज्य था। अपनी श्रेष्ठता की ख्याति के लिए सभ्यताओं के इतिहास में उसको अद्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। रोमन साम्राज्य में बौद्धिकता को बहुत महत्व प्राप्त था। जब साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा, तब वहां के राजाओं को ऐसा लगा ये बड़ी बिल्डिंग्स, धन, ऐश्वर्य ही सब कुछ है। बौद्धिकता की क्या भूमिका है? और बौद्धिकता को द्वितीय श्रेणी का दर्जा दे दिया गया। जो रोमन साम्राज्य सैकड़ों वर्षों में बना, वह रोमन साम्राज्य दशकों में मिट्टी में मिल गया। यह कहानी आप जाइए और रोमन साम्राज्य के पतन की कहानी को पढ़िए। इसलिए भारत की सभ्यता और संस्कृति क्यों आबाद रही? विकट से विकट परिस्थितियों में यहां के समाज ने अपने आध्यात्म की पूंजी और बौद्धिकता की ताकत को कभी समाप्त नहीं होने दिया। गांव-गांव घूमते हुए साधु सन्यासियों से हमने उनका बायोडाटा नहीं पूछा। शिक्षा जगत में लगे हुए लोगों से हमने कभी उनके आचरण की परीक्षा नहीं की। हमने दोनों पर अंधविश्वास किया। उनमें कमियां हो सकती हैं, लेकिन समाज ने अपने आप को अध्यात्म से, अपनी ताकत से, विवेक से जोड़ कर रखा। इसके कारण भारत की ताकत हमेशा बनी रही। स्वामी समर्थ रामदास, हमको शिवाजी के गुरु के रूप में जानते हैं। यदि उस बौद्धिकता का व्यक्ति किसी यूरोप का होता, तो समाज शास्त्र में उसकी बौद्धिकता, उसके विचारों को पढ़ा जाता। ऐसे सैकड़ों हजारों लोग थे जिन्होंने भारतीय सभ्यता के उन तमाम अवयवों को सामने लाकर भारत के विचार का निर्माण किया, जिसको आइडिया ऑफ इंडिया कहते हैं। मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूं, इस आइडिया ऑफ इंडिया क्या है। स्वामी एकनाथ का नाम आपने सुना होगा। एकनाथ की आदत थी, विद्वान पुरुष थे, समाज में उनका व्यक्तित्व था। सुबह सुबह वो स्नान करने जाते थे। एक दिन किसी बेधर्मी को, और बेधर्मी कौन था इसको बताने की जरूरत नहीं है, मुगलों के साथ तो बेधर्मियों की इस देश में बाह्यात संख्या बढ़ी। उन्हीं में से एक विधर्मी ने एकनाथ जी को छेड़ना चाहा। वे स्नान करके लौट रहे थे, उन पर उसने पान की पिरकी फेंकी। स्वामी जी लौट कर गए और स्नान करने फिर चले गए।
फिर वापस आए, उसने उसको दोहराया। हिंदुस्तान के लोगों की तमाशा देखने की बहुत आदत है। देखिएगा, सड़क पे कोई घटना घटी, सैकड़ों लोग खड़े हो जाते हैं। क्यों खड़े हैं? तो देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? कोई कारण नहीं। तो स्वामी एकनाथ जी के साथ जो घटना घट रही थी, दर्जनों और सैकड़ों लोग खड़े हो गए। यह क्रम लगभग 2 घंटे तक चलता रहा। स्वामी जी स्नान करके आते थे, वो पान की पिरकी फेंकता था और फिर स्वामी जी वापस जाते थे। स्वामी जी नहीं थके, नहीं झुके, नहीं टूटे, ना ही क्रोधित हुए। वो बेधर्मी हार गया, थक गया, झुक गया, उनके चरण पे गिर गया। यह है इस देश में टॉलरेंस की कहानी। मैं एक दूसरी का उदाहरण बताता हूं, शायद अमर्त्य सेन को वो उदाहरण नहीं मालूम होगा। वे पश्चिम में से की नेत्रों से यहां भारत को देखेंगे। जवाहरलाल नेहरू कहते थे, आई केम टू नो इंडिया थ्रू वेस्ट। अरे आप वहीं रह जाते तो देश का कल्याण हो जाता। आप तो मरकर भी इस देश का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। थोड़े समय के लिए शास्त्री जी आए और देश हंसता रहा। आप तो गुलामी की निरंतरता के प्रतीक बनकर रहे। मैं क्यों कह रहा हूं, बता रहा हूं। अमर्त्य सेन का मैंने नाम लिया। जो लोग इंग्लैंड अमेरिका में पढ़ पढ़कर, वहां घूम घूम कर वहां के समाज के साथ रास रचाकर भारत को उपदेश देते हैं, सुनिए ये आइडिया ऑफ इंडिया क्या है। धर्मराज युधिष्ठिर से किसी ने सवाल पूछा। सवाल पूछने वाला व्यक्ति सन्यासी ही था। युधिष्ठिर, तुम्हारी मां अतिशय सुंदर है। वह हर अवस्था में जो अवस्था में दिखती है, क्या तुम्हें अपनी मां को देखकर तुम्हारे मन में कामुकता आती है? युधिष्ठिर शांत भाव से कहते हैं, मेरी मां सुंदर है, उनकी सुंदरता मुझे प्रसन्न करती है, लेकिन मेरा सरोकार तो मातृ भावना के प्रति है, समाज के प्रति है, समाज के नियमों के प्रति है, धर्म के प्रति है। इसलिए कामुकता क्या चीज होती है मुझे मालूम नहीं हो पाता है। इतना कठोर और कठिन सवाल इसी हिंदुस्तान में पूछा जा सकता है और इसी हिंदुस्तान का बच्चा कह सकता है कि मैं उसी उदारता के साथ तुम्हारे इस कठोर कठिन सवाल का उत्तर देता हूं। तीसरी कहानी हम सब परिचित हैं। नचिकेता किसे चुनौती देता है? अपने पिता को चुनौती देता है। किस भाषा में चुनौती देता है? प्रेरणा की भाषा से चुनौती देता है। चुनौती देने के बाद कहां पहुंचता है? किससे संवाद करता है? यमराज से संवाद करता है। तो हमें तो नचिकेता चाहिए जो सभ्यता के मूल्यों के लिए जीता है और मरता है। नचिकेता के आयु की वह लड़का और लड़की नहीं चाहिए जो पाकिस्तान को क्लीन चिट दे देता है। हम सभ्यता और संस्कृति के मामले में भारत का विचार क्या है, इसे सीखने के लिए हमें इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में या कुलीन विश्वविद्यालयों में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हमारा हल चलाने वाला किसान, अभी मैं एक प्रोफेसर साहब से मिल रहा था। उन्होंने कहा कि मैं एक जैन मुनि से मिलने जा रहा था। शहर से करीब 25 किलोमीटर दूर जब मैं पहुंचा तो वे जब पहुंचे तो एक पेड़ के एक वृक्ष के नीचे वे कुछ अपने छात्र छात्राओं के साथ बैठे हुए थे। उसमें कई छात्राएं थी
तो इन्होंने अपने कहा, अरे मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है, जैन मुनि पूरी नग्न अवस्था में है, वहां कई जवान छात्राएं भी बैठी हुई हैं। उस ज्ञानी प्रोफेसर को, मेरे बहुत प्रेरणा पुरुष प्रोफेसर हैं, भारतीय विचार की आराधना करने वाले प्रोफेसर हैं। इस उद्धरण में यह क्या छिपा हुआ है उसे देखिए। वे किंग कर्तव्य विमूढ़ हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में 40 साल पढ़ाने वाले शिक्षक के उस परिस्थिति का निदान तो कोई और बड़ा प्रोफेसर ही कर सकता था। उस जंगल में अब कौन आता निदान करने? किसने निदान किया? उनके चालक यानी ड्राइवर ने देखा कि हमारा प्रोफेसर किंग कर्तव्य विमूढ़ है। इस देश में जो सारथी होता है वो कृष्ण होता है। वो कृष्ण की भूमिका में आ गया। कहता है, साहब एक बात कहूं, वे आपको नग्न दिखाई पड़ रहे हैं, उन बच्चियों को नग्न नहीं दिखाई पड़ रहे। आप शहर से आ रहे हैं, इसलिए आप भौतिकता में हर चीज को देख रहे हैं। ये बच्चियां तो अध्यात्म में डूबी हुई हैं। उन्होंने कहा कि जो ज्ञान मैं 50 साल की आराधना में नहीं प्राप्त कर पाया, वह उस चालक ने मुझे आराधना के द्वारा बता दिया। तो औपचारिक शिक्षा के आधार पर जो आप इंडेक्स बनाते हैं, वह इंडेक्स भारत में काम नहीं आएगा। हमारी मां ने औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की, हमारी कई माओं ने औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की। उन्होंने राष्ट्रवाद की किताबें नहीं पढ़ी थीं। क्या भगत सिंह की मां ने राष्ट्रवाद की किताब पढ़कर बेटे को कहा, जो तुमने किया अच्छा किया? 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय पर भारत के तिरंगा झंडा को ले जाने वाले जो 7 शहीद थे, कौन थे? 9वीं क्लास के 4 छात्र। हम में से जिनके 9वीं क्लास के बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं तो हम रोड क्रॉस करने के लिए मां बाप में से एक साथ जाता है कि बेटा रोड क्रॉस ठीक से करना। वे 9वीं क्लास के 4 छात्र, 10वीं क्लास के 2 छात्र, 11वीं क्लास का 1 छात्र था। 7 एक से एक झंडा लेते गए। विलियम मार्चर नाम का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था। उसने कहा, शूट हिम, ही इज ए डेंजर टू इंपीरियलिज्म। हर मेजेस्टी की सरकार के लिए 9वीं क्लास का छात्र खतरा बन गया था। वो ध्वज खतरा था। वो 9वीं क्लास का छात्र नहीं, वो तिरंगा झंडा नहीं, उसके पीछे देश के तब के 33 करोड़ लोगों की ताकत थी। 7 छात्र शहीद हुए, लेकिन झंडा नीचे नहीं गया। झंडा उस मंजिल पर गया, उस सचिवालय पर गया। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की गोली उस झंडे को नीचे नहीं झुका पाया। आखिर वो तिरंगा, अरे अमेरिका का झंडा उनके रोमांस का कारण हो सकता है, डोरमेट बना सकते हैं। भारत का तिरंगा कपड़ा नहीं है। कितने माओं ने अपने संतानों को खोया है, इसकी सूची तैयार नहीं हो सकती है। भले इतिहास की पुस्तक में एक परिवार तक सीमित है। आजादी की लड़ाई में विधवा मां, पिता नेत्रहीन, भाई नाबालिग और पुत्र जेल जा रहा है। मां कहती है, मेरा बेटा गांधी के रास्ते पर जा रहा है। क्या ऐसे लोगों की सूची तैयार हुई है? दलित महिला उदा देवी जाति से पासी थी। अपनी युवावस्था में लखनऊ में पीपल के पेड़ पर सवार होकर अंग्रेज की सेना को रोक दिया। अकेले अंग्रेज की सेना को रोक दिया। गोली खाने के बाद जब नीचे नहीं गिर पाई तो पेड़ में आग लगाना पड़ा। उनकी शहादत होने के बाद भी
कोई अंग्रेज पुलिस उनके नजदीक जाने के लिए तैयार नहीं था। यह है इतिहास। इसने बनाया भारत को। संविधान के 250 पृष्ठों से भारत नहीं बना है। संविधान में लिख देने से भारत पंथ निरपेक्ष नहीं हुआ है। संविधान में तो पाकिस्तान ने भी पंथ निरपेक्ष लिखा था। विभाजन के बाद तो जिन्ना ने भी पहला भाषण नहीं दिया था, हमें पंथ निरपेक्षता चाहिए। रोपे पेड़ बबूल का आम कहां से होए, खून से सना हुआ हाथ, दांतों में लगा हुआ खून, और वो व्यक्ति पंथ निरपेक्षता की बात कर रहा था। ये हिंदुस्तान क्या है अमर्त्य सेन जी, आप सुन लीजिए। जब मुस्लिम ट्रेडर्स केरल पहुंचे मालवार में, तो वहां के हिंदू राजा ने पूछा, इनकी इबादत की कोई व्यवस्था नहीं है? तो दरबार के लोगों ने कहा कि साहब ये तो मंदिर नहीं जाते, इनके लिए मस्जिद चाहिए। कहा कैसा मस्जिद चाहिए? तो बोला मुझे 24 घंटे में मस्जिद बनाना है। मैं किसी को सड़क पे यूं खड़ा होकर इबादत देखते हुए नहीं देखना चाहता हूं। ये हमारी संस्कृति नहीं है। एक मंदिर को रातों रात मस्जिद बना दिया गया, इसका नाम है चेरामन मॉस्क। पूरी दुनिया का दूसरा पुराना मस्जिद भारत में है। मक्का मस्जिद के बाद चेरामन मॉस्क दुनिया का दूसरा सबसे पुराना मस्जिद है। इसको ये नहीं बोलते हैं, इनको शर्म आती है बोलने में। उसका दरवाजा पूरब की ओर खुलता है। एक अकेला मस्जिद है जिसका दरवाजा पूरब की ओर खुलता है, अरब की तरफ नहीं खुलता है। उसमें मंदिर का गुंबद है, उसमें आज ही पीतल का दिया जलता है। यह है पंथ निरपेक्षता की यहां की कहानी। यहूदी भारत आए, उनको कितनी प्रस्तावना आई कि इजराइल वापस आ जाओ। एक यहूदी भारत से इजराइल नहीं गया। इस देश को मैं छोड़ नहीं सकता हूं, हर यहूदी का वचन था। इस देश में पंथ निरपेक्षता का मतलब क्या होता है? मैं 1911 का भारत सरकार के सेंसस का रिपोर्ट पढ़ रहा था। अंग्रेज अधिकारी उस सेंसस की रिपोर्ट में लिखता है, इन दिस कंट्री नो वन हैज प्रॉब्लम टू स्पीक अबाउट हिज और हर रिलीजन। इस देश में किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म और आस्था के बारे में बताने में थोड़ी भी भय हिचक नहीं होती है। पीपुल केयर मोर अबाउट द सोशल स्टेटस देन रिलीजन। हां, इस बात की इस देश में चिंता होती है, मेरा पड़ोसी क्या खाता है, क्या पहनता है, उसके साथ मैं बैठकर खाना खाऊं या ना खाऊं। लेकिन वो किस मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर में जाता है या भगवान का विरोधी भी है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। आस्था और अनास्था के बीच में यह सभ्यता बढ़ती रही। यहां लोकायत का दर्शन आया, और लोकायत के दर्शन में अधिकांश दार्शनिक गैर ब्राह्मण थे। उन्होंने कहा कि जो भी धर्मगुरु कह रहे हैं, धार्मिक पुस्तकों में है, जो परंपराएं हैं, उसको मत मानो। तुम व्यवहार में देखो कि तुम्हारे मस्तिष्क के अनुसार, तुम्हारे विवेक के अनुसार उचित है, करो, नहीं है तो मत करो। यहां लोकायत की संस्कृति आई, यहां सांख्य दर्शन आया, यहां न्याय दर्शन आया। इन सबके बाद भी यदि भारत की हम खोज कर रहे हैं, तो संभवतः हम अपने आप को नहीं जान रहे। मित्रों, अब इस भारत के साथ आखिर संकट क्या है? ये नारों का संकट नहीं है, ये तो आए और गए। मूल संकट कुछ और है। पंथ निरपेक्षता और मल्टीकल्चरलिज्म, बहु सांस्कृतिकवाद,
में जीना और उसके साथ होने में अंतर है। हम किस संस्कृति में विश्वास करते हैं, इसमें कोई भी व्यक्ति आलोचना से परे नहीं है। दो चीजें हमारी संस्कृति की के अवयव हैं। नो वन इज अबव क्रिटिकल जोन। आलोचना के दायरे से बाहर न देवता हैं, न देवता के भक्त हैं, न कोई धार्मिक पुस्तक है। एक इसीलिए तो नए धर्मों का उदय होना, नई संभावनाओं के साथ नए दर्शन का आना और भविष्य में नए दर्शन की प्रतीक्षा में हम जीते हैं कि शायद भविष्य में एक नया दर्शन, नए देवता, नई जीवन पद्धति आएगी। यह आशावाद का प्रयोग धर्मी देश है। हम अध्यात्म की प्रयोग धर्मिता में जीने वाले लोग हैं। एक ही परिवार में 4 प्रकार के लोग जीते हैं। इस प्रयोग धर्मी देश में जब आलोचना के दायरे में हम ईश्वर को और धर्म को भी रखते हैं, तो जीवंतता के साथ सभ्यता का प्रवाह होता है। दूसरा अवयव क्या है? एक तो क्रिटिकल जोन हो गया, दूसरा अवयव है कि हर मनुष्य में हम पहले अच्छाई का भान देखते हैं। इन दो कारणों से ही भारत की सभ्यता ने दूसरी सभ्यताओं से अपना अलग स्थान बनाया। अब जरा पश्चिम की ओर मुड़े। इस देश में 2 रिलीजन का आगमन हुआ। मित्रों, धर्म और रिलीजन में बुनियादी अंतर है। इस अंतर को हम क्यों नहीं समझ पाए, और मैं क्यों कहा जवाहरलाल नेहरू जी के साथ गुलामी की निरंतरता बनी रही, इसके लिए मुझे जवाहरलाल नेहरू जी के व्यक्तित्व पर मैं प्रहार नहीं कर रहा था। मैं उस मानसिकता पर प्रहार कर रहा हूं। 1931 में 2 भाषण हुए। एक भाषण महात्मा गांधी ने लंदन में दिया, रॉयल इंस्टीट्यूट के अंतर्गत, जिसमें उन्होंने ब्रिटेन के बारे में कहा कि आप भारत में धन लूटे, भारत की आजादी छीने, इसकी मुझे चिंता नहीं है। मुझे चिंता है आपने एक सुंदर वृक्ष का अंत कर दिया। इसका अंग्रेजी में कहा डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्यूटीफुल ट्री। भारत की शिक्षा व्यवस्था जिसमें संस्कार था, जिसमें मनुष्य का निर्माण था, उसे समाप्त कर दिया। दूसरा भाषण कलकत्ता में आशुतोष मेमोरियल लेक्चर 1931 में था। जिन्होंने भाषण दिया उनके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे। भारत के सबसे अच्छे बुनियादी मौलिक विचार करने वाले अगर 3 भाषण होंगे आधुनिक भारत में, तो वो उनमें से एक भाषण है। श्री केसी भट्टाचार्य, कृष्णचंद्र भट्टाचार्य एक दार्शनिक थे, उन्होंने भाषण दिया। उन्होंने कहा विचारों की गुलामी हो गई है। कहा जब मनुष्य को गुलाम बनाता तो दिखाई पड़ता है, जब राजनीतिक गुलामी होती है तो वो दिखाई पड़ता है, जब आत्मा को गुलाम कर लिया जाता वो दिखाई नहीं पड़ती है। वह विचारों की गुलामी से भारत गुजर रहा है। जिस दिन विचारों की गुलामी से भारत मुक्त हो जाएगा, वास्तव में भारत का पुनर्जन्म उसी दिन होगा। और आज हम विचारों की गुलामी की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये जितने ताकते हैं, उन्हें डर किसी के सत्ता से नहीं है। 2014 के परिवर्तन से वे क्यों घबराए? घबराने वाले की एक पंक्ति में सुनाता हूं। ब्रिटेन का एक अखबार है द गार्डियन, आपने नाम सुना होगा। गार्डियन ने 18 मई 2014 को एक संपादकीय लिखा। उसकी पहली पंक्ति है, मित्रों
आजादी तो 15 अगस्त 1947 को मिली, लेकिन गार्डियन ने लिखा, फाइनली ब्रिटिशर्स हैव लेफ्ट इंडिया। देखिए, पश्चिम के लोगों को दूरदर्शिता है, तभी तो साम्राज्य कायम करते हैं। उन्होंने भांप लिया कि अब बढ़िया बिस्तर लो और चलो हिंदुस्तान से। यह परिवर्तन साधारण नहीं है, यह सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं है, एक विचारधारा जो 1925 में चली है, सभ्यता के निर्माण के लिए चली है, उसने अपने रास्ते में एक धर्मशाला बना लिया है। यही धर्मशाला परिवर्तन है, जो परिवर्तन ब्रिटिश विचार को, यूरोपियन विचार को कहा, भारत अब अपने विचारों से, अपनी आस्था से, अपनी परंपरा से, अपने विवेक से, अपनी भावना से जिएगा। पश्चिम के विवेक और भावना से भारत न अपने को देखेगा और न जिएगा। यह गार्जियन की पंक्ति थी। इसलिए विचारों का स्वराज चाहिए। अरे पश्चिम के पूरा पश्चिम यूरोप, चलिए पूरी दुनिया एक देश है तो पश्चिम एक प्रोविंस है। जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, सबको मिला लीजिए तो एक छोटा सा प्रदेश है दुनिया का। वे अपने आप को दुनिया समझ लिए। तो भारत की लड़ाई वास्तव में वैचारिक रूप से औपनिवेशिकता से मुक्त करने की है। यह लड़ाई सामान्य छोटी मोटी लड़ाइयों से अलग है। इस लड़ाई में हर भारतीय को शरीक होना है, क्योंकि भारत की भूमिका आज विश्व को उन खतरों से बचाने की है जो मनुष्य के अस्तित्व को चुनौती दे रही है। इसलिए मैंने कहा कि आज हमें कहा जा रहा है कि रिलीजन और धर्म एक है, दोनों एक नहीं है। 1911 के सेंसस रिपोर्ट में लिखा, फॉर हिंदू धर्म मीन्स कंडक्ट, मोरल कंडक्ट, दैट इज इंटरप्रेटेड इन वेरियस वेज, कंडक्ट फॉर पेरेंट्स, कंडक्ट फॉर फैमिली, कंडक्ट फॉर नेबर्स, कंडक्ट फॉर टीचर्स, कंडक्ट फॉर सोसाइटी, कंडक्ट फॉर नेशन। बट फॉर अस रिलीजन मीन्स ए फिक्स्ड आइडिया। अब एक चीज बताइए, ये पश्चिम के दो महत्वपूर्ण रिलीजन, भारत में मेरा उनके प्रति कोई आस्था नहीं है, लेकिन भारत को तो प्रयोगशाला बना रहना है। प्रयोगशाला के मिटने के बाद किसी वैज्ञानिक को कोई स्थान नहीं मिलेगा। तो हमें भारत भूमि को, भारत की प्रयोगशाला को बचाने के लिए मैं बुनियादी सवाल उठा रहा हूं। इन दोनों धर्मों को मैं पूरा नमन करते हुए, उनके आस्था रखने वालों के प्रति सम्मान रखते हुए मैं एक सवाल खड़ा करता हूं। और सवाल मैं ग्रीक मैथोलॉजी की कहानी से करता हूं। ग्रीक मैथोलॉजी में एक राक्षस होता था, उसका नाम था प्रोस्केस्टस। उसने एक रास्ते में, जंगल के रास्ते में एक कुटिया बना रखा था। उस रास्ते से जितने लोग गुजरते थे, वो राक्षस उनको बुलाता था, उनका स्वागत करता था, बहुत मीठी मीठी बातें करता था, उनको अच्छा भोजन कराता था। अब तीसरा चरण क्या होता था? मीठी बातें, मीठा भोजन, और तीसरा चरण देखिए, उसके पास एक बेड था, उसे बेड पर लिटाता था, उसका साइज देखता था, उसका साइज अगर बेड से बड़ा है तो उसे काट देता था, साइज छोटा था तो इतना खींचता था कि बेड के बराबर हो जाए। आप बताइए, पश्चिम और भारत के इतर जो भी विचार है वो प्रोस्केस्टस से कैसे भिन्न है? आप उसके अनुकूल हैं तो ठीक है, अनुकूल नहीं है तो उनके अनुकूल बने या नष्ट हो जाएं। दोनों हालत में आपको अपने को नष्ट करना पड़ेगा। अनुकूल बनने के लिए नष्ट करना पड़ेगा, अनुकूल नहीं बनने पर अपने आप को नष्ट करना पड़ेगा। तो जो लोग मल्टीकल्चरिज्म, बहुसांस्कृतिकवाद की बात करते हैं, भारत में खतरे में है, पहले वो देखें अपने आईने में
जिस दिन इस देश में यह एक कटु सत्य है, लेकिन इस कटु सत्य को अब सार्वजनिक बहस में लाना होगा। इस देश में सबको समान अधिकार है, संविधान के कारण नहीं, सभ्यता और संस्कृति की परंपरा के कारण। जिस देश में हिंदू जिस दिन अल्पसंख्यक 20% हो जाए और दूसरे 80% हो जाए, तो क्या इस देश में धार्मिक आजादी, राजनीतिक आजादी, सांस्कृतिक आजादी, वैचारिक आजादी वही रहेगी? इस बुनियादी का प्रश्न का जो जवाब देंगे उन्हीं को बहुसांस्कृतिकवाद में शरीक होने का निमंत्रण है। पहले बहुसांस्कृतिकवादी बने, फिर बहुसांस्कृतिकवाद का लाभ लें। लाभ लेने के लिए बहुसांस्कृतिकवाद नहीं बना है। हम कामधेनु तो हैं, लेकिन हम सबको दूध पिलाने के लिए नहीं है। जो कामधेनु को मार देना चाहता है उसे हम दूध नहीं पिलाते। इसलिए मित्रों, इस देश की पंथ निरपेक्षता को खतरा है, इसलिए है कि हम बुनियादी प्रश्न पर विचार नहीं कर रहे हैं। सभी धर्मों को क्रिटिकल जोन में आना होगा। अपने धर्म को स्वीकार मत करो। यह इसका अर्थ नहीं है कि अपने धर्म की आलोचना करो। मध्य युग में लिखे गए टेक्स्ट को आधुनिकता के साथ मिलाओ। वैज्ञानिक दृष्टि से दोनों में एक संयोग करो। जो अच्छा है स्वीकार करो, जो गलत है उसके प्रति अनास्था का भाव बिना रखे उसे ठंडे बस्ते में डाल दो। इतना ही तो क्रिटिकल जोन है। लेकिन यदि हर शब्द पर संघर्ष होगा तो फिर इस हिंदुस्तान से, विश्व से जिहाद को कोई समाप्त नहीं कर सकता है। जिहाद को समाप्त करना है तो उस ताकत के साथ उनसे अपील करनी पड़ेगी कि आप उन शब्दों को हटाएं, उन अवधारणाओं को हटाएं जो धारणाएं अवधारणाएं मनुष्य को नष्ट करने के लिए अपने लोगों को ही उकसाता है। इसलिए उन बुद्धिजीवियों को मैं बता देना चाहता हूं कि पंथ निरपेक्षता को खतरा उन ताकतों से है, उस मानसिकता से है जो स्वयं बहुसांस्कृतिकवाद में विश्वास नहीं करते। भारत में लोकतंत्र, दुनिया में लोकतंत्र राजनीति के क्षेत्र में है, भारत में लोकतंत्र तो अध्यात्म के क्षेत्र में है। मैं कहता हूं स्पिरिचुअल प्लुरलिज्म, स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी। अध्यात्म के क्षेत्र में जितना लोकतंत्र इस देश में है, इसलिए राजनीतिक लोकतंत्र को यहां कोई समाप्त कर ही नहीं सकता है। आप किसी भी आध्यात्मिक क्षेत्र में चले जाए, इतने मठ मिलेंगी, प्रतिद्वंदिता मिलेगी, इतने स्कूल ऑफ थॉट्स मिलेंगे। ये क्या लक्षण है? ये आध्यात्मिक लोकतंत्र का लक्षण है। अब रही बुद्धिजीवियों की बात। मित्रों, पिछले 60 सालों में हमने जिन लोगों को तैयार किया, वे 60 साल से ये निर्णय नहीं कर पाए भगत सिंह राष्ट्रवादी थे कि आतंकवादी थे। इतिहास की किताब में उन्हें आतंकवादी कहा गया, और जब आतंकवादी शब्द हटाया गया तो कहते हैं ये केसरियाकरण हो रहा है। ऐसा केसरियाकरण हो रहा है तो और होना चाहिए। ये बुद्धिजीवी इतिहासकार 60 साल से निर्णय नहीं कर पाए कि गुरु तेग बहादुर की शहादत हुई कि वो लुटेरा थे, शहीद थे कि लुटेरा थे। उनके लिए एनसीईआरटी की किताब में लिखा रिपाइन। रिपाइन का मतलब होता लुटेरा। उनसे पूछा कि आपने कहां से देखा लुटेरा थे? कहा नहीं 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 नहीं, एक पर्शियन सोर्स में लिखा हुआ है। पूरे हिंदुस्तान के बौद्धिकता के स्रोतों को छोड़ के पर्शियन किसी लिटरेचर में किसी ने उनको लुटेरा लिखा तो वो लुटेरा बन गए। जब इतिहास एनसीईआरटी किताब में लुटेरा से हटाकर उनको शहीद कहा गया तो कहे देखो सेफरनाइजेशन कर रही है बीजेपी की सरकार। बताइए, अरे गुरु तेग बहादुर जिनका नाम सुनते ही शरीर में रोमांच पैदा होता है, शहादत की वो प्रकाष्ठा है,
त्याग की वह सीमा है जिसमें त्याग और गुरु तेग बहादुर पर्याय बन जाते हैं, उसे मार्क्सवादी बुद्धिजीवी रिफाइन कहते हैं। इस देश में 3 परिभाषाएं गढ़ी गई। एंटी आरएसएस बोलो तो प्रगतिशील बन जाओगे, एंटी हिंदू बोलो तो धर्मनिरपेक्ष बन जाओगे, एंटी इंडिया बोलो तो उदारवादी बन जाओगे। अब आपको तीनों बनना है तो तीनों परिभाषाओं पे चलिए। कहिए भारत के 10 टुकड़े होंगे, पूरे बुद्धिजीवी आपके साथ खड़े हो जाएंगे। कहिए भारत एक है, कहेंगे ये दकियानुसी की बात कर रहा है। ये है बौद्धिकता। ये दिन को रात और रात को दिन कर रहे हैं। तरस इस बात की आती है मित्रों, मैं लैटिन अमेरिका के 2 लोगों का नाम लेता हूं। देखिए दुनिया में क्या इतिहास रहा है बुद्धिजीवियों का। लैटिन अमेरिका में ऑक्टेवियो पेज नाम के एक दक्षिणपंथी चिंतक थे। ऑक्टेवियो पेज और दूसरे का नाम था मार्क्वेज। मार्क्वेज एक मार्क्सवादी चिंतक था। दोनों की मृत्यु हो गई। मैक्सिको के एक छोटे शहर में दोनों 7 माइल की दूरी पर रहते थे। दोनों कभी आपस में मिले नहीं। अब मार्क्वेज फिडेल कास्ट्रो का प्रशंसक था। जब नोबेल प्राइज मिला तो सबसे पहले वो फिडेल कास्ट्रो से मिला, फिर नोबेल प्राइज लेने गया। ऑक्टेवियो पेज वो विद्वान था जब सत्ता पलट हुई और फिडेल कास्ट्रो शासक बने तो उसने उस देश में जाना छोड़ दिया। दोनों में इतनी मतभिन्नता थी, लेकिन मार्क्वेज और पेज दोनों एक दूसरे के प्रशंसक थे विद्वता के। दोनों अपने भाषणों में एक दूसरे की विद्वता की, तर्क की प्रशंसा करते हुए कहते थे मेरा वैचारिक अंतर है। इसलिए आज लैटिन अमेरिका की बौद्धिक धारा आज कहीं भारत की बौद्धिक धारा से कहीं ज्यादा समृद्ध है। भारत के बुद्धिजीवियों ने बाइनरी क्रिएट कर दिया। बाइनरी का मतलब होता है आइदर मी और यू। मेरी बात मानो नहीं तो तुम नष्ट हो जाओ। और इस बाइनरी को जवाहरलाल नेहरू ने कैसे बढ़ाया। मैं एक तिथि बोलता हूं, वह है 22 मई। वो तिथि है 14 फरवरी 1948 की, 14 फरवरी 1948 की। यह देश स्वतंत्र हुआ। उसमें पंजाब के में जो मुख्यमंत्री होते थे उनको प्रधानमंत्री बोलते थे, गोपीचंद भार्गव थे। पंजाब में जिस व्यक्ति को वहां एक विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर बनाया गया, जैसे आज जयंत आपटे जी बैठे हुए हैं, किसी और व्यक्ति का नाम जयंत आपटे हो सकता है। उसी तरह से जिस व्यक्ति को वाइस चांसलर बनाया गया, उसी नाम का एक व्यक्ति संघ के वहां संघ चालक थे। जवाहरलाल नेहरू को मालूम हुआ स्वतंत्र देश। जवाहरलाल नेहरू ने पत्र लिखकर गोपीचंद भार्गव को डांट लगाई कि तुमने कैसे आरएसएस के आदमी को वाइस चांसलर नियुक्त कर दिया। गोपीचंद भार्गव का उत्तर देखिए, आपको कैसे विश्वास हो गया कि मेरे जैसा व्यक्ति किसी आरएसएस के आदमी को वाइस चांसलर या उसके समान पद पर नियुक्त कर सकता है। स्वतंत्र देश की यह कहानी यहां से शुरू होती है, बौद्धिकता में एक्सक्लूजन। एक विचारधारा के लोगों को वैचारिक पृष्ठभूमि से बाहर रखना, उनकी वैधानिकता पर सवाल खड़ा करना, उन्हें अछूत बना देना, और यहां से राजनीतिक अस्पृश्यता और वैचारिक अस्पृश्यता की एक नई कहानी शुरू होती है। वो लगातार कहानी चली रही और उसकी पराकाष्ठा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय है। कहते हैं उदारवाद। वहां की एक शिक्षिका खुलेआम एक सभा में कहती है कि कश्मीर पर भारत की सेना ने जबरन कब्जा कर रखा है। भारत के राज्य ने कश्मीर पर फांसीवादी तरीके से कब्जा कर रखा है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान का प्रतिनिधि को
अपने यहां से होमवर्क करने की क्या जरूरत है? उनके भाषण का रिकॉर्ड प्ले कर देगा वहां, सुन लीजिए। हिंदुस्तान के कथित रूप से सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय की एक प्रोफेसर बोल रही हैं, सरकार ने ना उनको नौकरी से निकाला, ना गिरफ्तार किया। इसका अर्थ सरकार इनकी बात से सहमत है। यदि उन्हीं की बात मानना है, यदि यही स्वतंत्रता है, तो हम कश्मीर को पाकिस्तान को दे ही दे। शहीदों के पुत्र पत्रियों के लिए तो बहुत ममता है, होना चाहिए, क्यों नहीं होगा शहादत। बच्चे गलतियां करते हैं, घर में भी गलतियां करते हैं, हम भूल जाते हैं, लेकिन थोड़ी उनकी भी चिंता कर लो जो बॉर्डर पर क्यों शहीद हो रहे हैं। उस मरुभूमि में, उस बर्फीले भूमि में जहां ना एक अनाज का टुकड़ा है, ना कोई मनुष्य है, जहां ना हीटर है, ना एसी है, वहां वो आर्मी का जवान कभी बर्फ से दबकर मरता है, कभी शत्रु की गोली से मरता है। इसलिए मित्रों, ये बौद्धिकता की जो दुहाई देते हैं, ये पूरी पीढ़ी को जाना होगा। ये पूरी पीढ़ी ऐसी करेगी। इनकी इस पूरी पीढ़ी के जाने का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन ये इंतजार करते हुए हमें वैकल्पिक विचारधारा को आगे बढ़ाना है। वो विचारधारा है भारतीयता की विचारधारा है, वह है आइडिया ऑफ इंडिया की विचारधारा है। और उसमें हमें 3 बातें सिर्फ करनी है: अपनी उदारता, विविधता में विश्वास, तीसरा आलोचनात्मक बातों को स्वीकार करने की, 3 अपनी क्षमता को बनाए रखना है। इनकी उत्तेजना में जब हम इन 3 क्षमता को खोते हैं तो इन्हें अवसर मिलता है। हमें इन्हें अवसर नहीं देना है। भारत की जड़ और सीमाएं, भारत में, मैं अंतिम बात कहता हूं, भारत में तो राष्ट्रवाद नाम की चीज ही नहीं थी। हम तो भारतवर्ष वहां कहते थे जहां भारत की सीमाएं नहीं थी, जहां जहां हमारी संस्कृति का बोध था वो भारतवर्ष था। कितने राजा, कितने व्यवस्थाएं, रिपब्लिक भी था, मोनार्की भी था, अताताई राजा भी था, और ऐसा भी राजा था जो सर्वस्व न्यौछावर कर देता था। ये राष्ट्रवाद की तो पूरी देन पश्चिम की है, जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद शुरू होता है। इसी राष्ट्रवाद की देन है जो भाषाई लड़ाई शुरू हुई, धार्मिक लड़ाई शुरू हुई, सीमाओं की लड़ाई शुरू हुई। इससे सभ्यताओं के आधार पर जब दुनिया वार्तालाप करेगी, क्लेश ऑफ सिविलाइजेशन नहीं होगा, डायलॉग ऑफ सिविलाइजेशन होगा, तो दुनिया बदलेगी। और भारत इसी बदलाव के लिए बढ़ रहा है। अंत में मैं कहूंगा, अब हवा ही करेगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वही दिया जलेगा। धन्यवाद।